Hello students, welcome to our channel. In today's class we are going to discuss another practice paper. ठीक है, सो आज की क्लास में हम इंग्लिश का क्लास 8 का प्रैक्टिस पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिस पेपर 1. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. एंड नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस पेपर 2. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये आपका प्रैक्टिस पेपर है. 60 मार्क्स का ये पेपर है. 2.5 आवर्स आपको गिवन होंगे. सेक्शन ए जो होगा वो आपका 16 मार्क्स का है. सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपके लेटर आ सकता है, स्टोरी राइटिंग, ठीक है, या फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा 12 मार्क्स का. देन सेक्शन सी आपका 14 मार्क्स का आएगा. लिटरेचर वाला पार्ट आपका 18 मार्क्स का है. तो ये तो आपका मार्क्स को डिवाइड किया है सेक्शन वाइज. सो सेक्शन ए रीडिंग. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. रीड द पैसेज केयरफुली. Contrary to common belief, deserts are not just endless stretches of barren sand, they are diverse landscapes that can feature hills, mountains and even oases. So desert कोई barren sand ही नहीं होती. वहाँ पर आपको माउंटेन्स भी दिखते हैं, हिल्स भी, इवन ओएसिस भी आपको दिखते हैं. ओएसिस होता है कि डेजर्ट में वो पार्ट जहाँ पर आपको वाटर रिसोर्सेज दिखते हैं, वाटर के सोर्स बहुत होते हैं, प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं. मतलब डेजर्ट में ग्रीन एरिया जो है वो है हमारा ओएसिस. वेयर लाइफ थ्राइव्स अराउंड वाटर सोर्सेज. डेजर्ट्स आर होम टू यूनिक फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा होते हैं हमारे प्लांट्स जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करते हैं. फौना यानी कि एनिमल्स, ठीक है. तो फौना है हमारे एनिमल्स, फ्लोरा है प्लांट्स. अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ ड्राइनेस एंड टेम्परेचर वेरिएशन. सो डेजर्ट में टेम्परेचर वेरी करता है, ड्राइनेस है, एक्सट्रीम कंडीशन है. सो इन सारी कंडीशंस के बाद भी, इतने सारे सर्कमस्टेंसेस के बाद भी जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है वहाँ का बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि वो इन सारी कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कैक्टस का. प्लांट्स लाइक कैक्टाई हैव इवॉल्व टू स्टोर वाटर. तो वो वाटर स्टोर कर लेता है. वेल एनिमल्स सच एज कैमल्स इन स्मॉल नॉक्टर्नल क्रीचर्स. देखो नॉक्टर्नल क्रीचर्स वो होते हैं जो एनिमल्स नाइट में एक्टिव होते हैं. मतलब डे में वो अपने आप को हाइड करके रखते हैं क्योंकि सन की रेज इतनी, हीट इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है. तो नाइट में वो एक्टिव होते हैं अपनी फूड के लिए, या फिर जब उन्हें बाहर जाना है तो सिर्फ वो नाइट में ही निकलते हैं. तो नाइट क्रीचर्स जो हैं वो हैं, उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल क्रीचर्स. सर्वाइव विद मिनिमल वाटर. तो उन्होंने क्या चीज़ अडेप्ट करी कि वो मिनिमल वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. डेजर्ट्स में बी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. सो डेजर्ट सिर्फ हॉट नहीं होते, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, ठीक है. कोल्ड डेजर्ट है हमारा लद्दाख. बट दे ऑल शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग ड्राई. तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि वो ड्राई हैं, ठीक है, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट है या फिर हॉट डेजर्ट. Now these ecosystems, often misunderstood, play a crucial role in nature's balance, offering beauty. तो ऐसा नहीं है कि डेजर्ट जो है वो ब्यूटीफुल नहीं होते, वहाँ की अपनी नेचुरल ब्यूटी है, बायोडाइवर्सिटी है. इतनी हार्श एंड एरिड कंडीशंस में भी वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, प्लांट्स, एनिमल्स दिखेंगे, कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, कि कैसी क्वालिटीज़, यूनिक क्वालिटीज़ उनमें आ जाती है, वो अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो नेचर का बैलेंस है ये. सो ये था आपका फर्स्ट पैसेज. अब इस पर बेस्ड है क्वेश्चन. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 2 एनी 4 आपको आउट ऑफ 5 होंगे शायद, आपको इसमें से 4 करने हैं, ठीक है. यस, 5 क्वेश्चन है, आपको 4 करने हैं. फर्स्ट इज व्हाट यूनिक फीचर डू कैक्टस प्लांट्स हैव टू अडेप्ट टू डेजर्ट कंडीशंस. तो अभी हमने डिस्कस किया जो कैक्टस का प्लांट है वो क्या चीज़ है, कौन सी यूनिक क्वालिटी है उसमें, या यूनिक फीचर है जो वो अडेप्ट करते हैं डेजर्ट कंडीशंस में. दे कैन मूव टू फाइंड वाटर. दे स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. दे ग्रो वेरी टॉल टू रीच मॉइस्चर. दे चेंज कलर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट. अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने कि कैक्टाई हैव इवॉल्व टू स्टोर वाटर. तो अपनी थिक स्टेम्स में वाटर स्टोर करते हैं. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दे स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. सेकेंड इज व्हाट इज एन ओएसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डेजर्ट. सो डेजर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बताओ ओएसिस क्या है. ओएसिस वो एरिया जहाँ पर वाटर के सोर्सेज होते हैं
तो वाटर के सोर्सेज है तो आपको प्लांट्स भी दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी. अ सैंड ड्यून्स, अ ड्राई बैरन एरिया, a green area with a water source, a type of desert plant. So green area with a water source. So आपका option C correct है. Now third is which animal is known as the ship of the desert? Direct है, easy question, camel. ठीक है, first part. Now fourth is how does the passage challenge the common perception of deserts? So desert के common perception को कैसे challenge करता है? तो देखो यहाँ पर इतनी हार्श और एरिड कंडीशंस के बाद भी यहाँ पर इकोसिस्टम, यहाँ का बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से बैलेंस है, ऑफरिंग ब्यूटी, नेचर्स बैलेंस. ओके, बाय शोइंग दैट डेजर्ट्स आर ऑलवेज हॉट, by highlighting the biodiversity and adaptations in deserts, by explaining that deserts have a lot of water, by indicating that deserts are not pair of nature's plan. So यहाँ पर देखो बायोडाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशंस इन डेजर्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. ये भी आपको डायरेक्टली लास्ट लाइन में गिवन है. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट. What does the term nocturnal refers to in the context of desert animal? Desert animals के context में बताओ nocturnal का meaning क्या है. तो अभी मैंने आपको बताया nocturnal means वो animals जो night में active होते हैं. Animals that are active during the day, animals that can survive without water, animals that are active during the night. ठीक है, हीट की वजह से वो नाइट में ही बाहर निकलते हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं. तो एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी करेक्ट है. ऑल राइट स्टूडेंट, आई होप आपको पैसेज 1 क्लियर होगा. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पैसेज. Question 2, read the passage carefully. Mrs. Verma's 8th grade at Sunshine School decided to set up a small library in their classroom. So Mrs. Verma के 8th grade Sunshine School ने decide किया कि वो एक छोटी सी library open करेंगे अपनी classroom में. They collected books from students and managed to gather 150 books. So उन्होंने books collect करी students से and they managed to gather 150 books. उन्होंने मिलकर 150 बुक्स गैदर करी. एंड द क्लास वॉज डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स, और क्लास को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट जॉनराज. सो हर एक ग्रुप को अलग अलग जॉनरे की बुक्स को कलेक्ट करना था. तो जॉनरा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन होता है जो हम डिवाइड करते हैं क्लास वाइज. अब ये जो क्लासिफिकेशन है कैसे होगा, कोई साइंस फिक्शन की बुक्स ले आएगा, ठीक है, कोई मिस्ट्री बुक्स यूज़ करेगा, ठीक है, या फिर कोई फिक्शनल यूज़ कर सकता है, या फिर कोई रियल लाइफ जो होते हैं मोटिवेशनल बुक्स होती हैं. तो इस तरीके का जॉनराज होते हैं. दे रियलाइज दैट मिस्ट्री बुक्स वर द मोस्ट डोनेटेड. तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो मिस्ट्री बुक्स थी वो सबसे ज़्यादा डोनेट करी गई थी. विथ 40 बुक्स. कितनी थी मिस्ट्री बुक्स? 40. While science fiction had the least with 10 books. और साइंस फिक्शन जो था वो बहुत कम, सबसे कम 10 बुक्स करी थी डोनेट. The class decided to sell bookmarks to buy more science fiction books. तो क्लास ने डिसाइड किया कि वो बुक मार्क्स बनाएंगे एंड बुक मार्क्स को सेल करेंगे. तो जितना भी अमाउंट आएगा उन अमाउंट से वो साइंस फिक्शन की बुक्स को परचेज करेंगे, क्योंकि साइंस फिक्शन लीस्ट थी. सो दे सोल्ड ईच बुक मार्क फॉर ₹20. तो उन्होंने एक बुक मार्क को 20 का सेल किया एंड इतना सेल करके उन्होंने ओवरऑल टोटल अमाउंट 600 कलेक्ट कर लिए. विद द मनी दे बॉट 15 मोर साइंस फिक्शन. तो 600 से उन्होंने 15 प्लस साइंस फिक्शन बुक्स खरीदी, 40 ईच, और एक का प्राइस था 40. Balancing the genres and adding to their library collection, making reading more diverse and enjoyable for everyone. ठीक है, तो रीडिंग को उन्होंने enjoyable बनाने के लिए एंड डाइवर्स बनाने के लिए कि सब एक ही जॉनरा की बुक ना बने, डिफरेंट जॉनरास को ट्राई करें, enjoyable बन जाए, तो उन्होंने लाइब्रेरी को मिक्सअप कर दिया. सो उन्होंने जितना भी अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया, 600 अर्न किया, और उस अमाउंट से उन्होंने साइंस फिक्शन बुक्स 15 प्लस और परचेज कर ली. ठीक है, ऑलरेडी 10 थी, 15 उन्होंने और परचेज कर ली. इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं.
बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको डू एनी फोर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के हैं। हाउ मेनी बुक्स डिड द क्लास लाइब्रेरी स्टार्ट विद? स्टार्टिंग में कितनी बुक्स उनके पास थी? तो हमने अभी पढ़ा था 150 बुक्स उन्होंने अपनी लाइब्रेरी स्टार्ट करी थी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 150। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेलिंग बुक मार्क्स? बुक मार्क्स को सेल करने का पर्पस क्या था? टू बाय मिस्ट्री बुक्स, टू फंड द साइंस प्रोजेक्ट्स, टू परचेज मोर साइंस फिक्शन बुक्स, टू डेकोरेट द क्लासरूम। बुक मार्क्स को सेल करने का एक रीजन था, वो था टू परचेज मोर साइंस फिक्शन बुक्स, क्योंकि साइंस फिक्शन बुक्स बहुत लीस्ट थी, 10 थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बुक मार्क्स बनाएंगे, उसे सेल करेंगे, और बुक मार्क्स था 20 का ईच, और उससे जो भी अमाउंट उनको अर्न होगा उस अमाउंट से वो साइंस फिक्शन बुक्स को परचेज करेंगे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच जॉनरा हैड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स डोनेटेड? कौन सा जॉनरा था जिसमें जो बुक्स थी वो सबसे ज्यादा डोनेट हुई थी? तो वो हमने पढ़ा था, कौन सी बुक थी? वो थी मिस्ट्री बुक्स, जिसमें 40 बुक्स डोनेट करी थी। सो मिस्ट्री, ऑप्शन बी करेक्ट है। बेस्ड ऑन द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम सेलिंग बुक मार्क्स, हाउ मेनी बुक मार्क्स वर सोल्ड बाय द क्लास? अब देखो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। ईच बुक मार्क जो था वो कितने का था? 20 का। टोटल अर्निंग कितनी हुई थी स्टूडेंट्स की, यानी कि टोटल अमाउंट कितना अर्न किया था? देखो हैंडराइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आप सिर्फ कैलकुलेशन समझो। ईच बुक मार्क 20 एंड टोटल अर्निंग थी 600। आपसे पूछा है नंबर ऑफ हाउ मेनी बुक मार्क्स वर सोल्ड। जब भी हमें नंबर ऑफ हाउ मेनी निकालना होता है हम करते हैं डिवाइड, तो 600 को हम डिवाइड करेंगे 20 से। ठीक है, तो आ गया 30। तो हमने कितने बुक मार्क्स सेल किए? हमने 30 बुक मार्क्स सेल किए एंड 20 का ईच। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 30, ऑप्शन बी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। After buying 15 more science fiction books, how many science fiction books does the library have in total? So total library में कितनी books हो गई? 15 plus 15 more science fiction books को purchase करने के बाद। So after buying 15 more science fiction books, how many science fiction? देखो starting में थी 10, 15 और add हो गई, तो कितनी हो गई? 25. So option B is the correct answer. Okay, so I think आपको समझ आ गया होगा first passage and second. All right students, move on to the next question. Read the paragraph carefully and fill the blanks with appropriate articles. So यहाँ पर आपको articles का use करना है, तो passage read करते हैं। In my city there is dash museum that everyone should visit. तो पहले हम read करते हैं, उसके बाद बताऊंगी कि कौन सा article इसमें करेक्ट यानी कि फिल करना है। When I entered dash building, the first thing I noticed was dash enormous dinosaur skeleton. I spent dash hour just looking at exhibit. Later I attended a workshop on ancient civilization. It was incredibly informative and fun. Okay. So in my city there is a dash museum that everyone should visit. तो यहाँ पर म्यूजियम का नेम नहीं है ना, तो ये कोई डेफिनेट नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है और काउंटेबल है, देखो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हम यूज़ करेंगे इन माई सिटी देयर इज़ अ म्यूजियम। ठीक है, देयर इज़ द म्यूजियम नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक कौन सा म्यूजियम है हमें तो नहीं पता चल रहा है इससे, तो हम यूज़ करेंगे ए। इन माई सिटी देयर इज़ अ म्यूजियम दैट एवरीवन शुड विजिट। तो फर्स्ट का ए, बी पार्ट करेक्ट है, ए का यूज़ करना है। When I entered dash building, तो अब कौन सी बिल्डिंग में आपने एंटर किया है? म्यूजियम की बिल्डिंग में ना, तो यानी कि डेफिनेट है, तो when I entered the building, तो आपको देखो जब आपको कोई चीज़ डेफिनेट होती है ना तो आपको यूज़ करना होता है द। तो अब यहाँ पर देखो बिल्डिंग है, बट किसकी बिल्डिंग है? म्यूजियम की बिल्डिंग है ना। when I entered the building, तो जब डेफिनेट है तो आप यूज़ करेंगे द। When I entered the building, the first thing I noticed was dash enormous dinosaur skeleton. E enormous vowel, तो उसके साथ तो n यूज करना है,
देखो वॉल तो बहुत ईजी होता है, वॉल में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, एन का यूज होता है वहाँ डायरेक्ट. सो आई नोटिस्ड first thing I noticed was an enormous dinosaur skeleton. I spent dash hour just looking at. So यहाँ पर भी n vowel. देखो यहाँ पर जो आवर है उसको वॉल की तरह ट्रीट क्यों किया है, क्योंकि वो तो स्टार्ट एच से हो रहा है, बट इसकी जो साउंड है आवर आ की साउंड है, यानी वॉल की साउंड है, इसलिए हमने यूज किया है एन का. ठीक है, एन आवर. इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एन आवर में, ये तो आप क्लास थर्ड फोर्थ से सीखते आ रहे हैं. सो आई स्पेंट एन आवर जस्ट लुकिंग एट डैश एग्जिबिट. एग्जिबिट का मीनिंग होता है कि म्यूजियम में जब आप जाते हैं तो डिस्प्ले के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना आपको दिखाने के लिए, तो वो होता है एग्जिबिट. मीन्स डिस्प्ले के लिए जो चीज़ें रखी होती हैं. तो ये डेफिनेट है, तो द यहाँ पर हम अ एग्जिबिट नहीं लिखते, द एग्जिबिट. An hour just looking at the exhibit. Later, I attended a workshop on ancient civilizations. It was incredibly informative and fun. Okay, so I hope आपको फिफ्थ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा. Now next question, sixth. Fill in the blanks with correct form of the modal verb. तो आपको correct form of modal verb fill करनी है. First है you dash go to the party after you finish your homework. ठीक है, यू माइट गो टू द पार्टी. माइट में चांसेस कम होते हैं, तो देखो यहाँ पर तो आपको रीजन दे दिया ना कि अगर आपका होमवर्क फिनिश हो गया तो यू कैन गो, आप जा सकते हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे कैन. जहाँ पर पॉसिबिलिटी चांसेस बहुत कम होते हैं हम वहाँ यूज करते हैं माइट का, बट यहाँ पर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी चांसेस नहीं है. आपको एक सब्जेक्ट एक एड ऑन हो गया है कि आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क आप जा सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन गो टू द पार्टी आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क. करेक्ट आंसर इज कैन, माइट नहीं आएगा यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट इज शी डैश बी एट स्कूल बाय नाउ, इट्स पास्ट 9 o'clock. शी मस्ट बी, शी शुड बी. तो लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो जो थी आपकी प्रैक्टिस पेपर 1 की, हमने डिस्कस किया था मस्ट वर्सेस शुड. ठीक है, अगर आपको मस्ट वर्सेस शुड में डाउट है तो आप वो देख सकते हैं. मस्ट होता है जब आपको कोई चीज़ कंपल्सरी हो जाती है, कंपल्शन होता है, नेसेसरी होती है. शुड में रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ होती हैं, बट एज अ रिकमेंडेशन आपको बोला जाता है. बट यहाँ पर देखो क्या लिखा है, शी डैश बी एट स्कूल बाय नाउ. अगर ये सेंटेंस होता शी डैश बी एट स्कूल बाय नाउ, तो हम लिख सकते थे शी शुड बी एट स्कूल बाय नाउ. इस टाइम पर वो स्कूल में होगी. ठीक है, इस टाइम पर उसको स्कूल में होना चाहिए. बट अगर आपको एक और चीज़ एड ऑन कर दी, इट्स पास्ट 9 o'clock, तो ये रीज़न दे दिया कि ये टाइम हो चुका है. ठीक है, अब तो उसको स्कूल में ही होना चाहिए. ठीक है, तो कंपल्शन हो गया, यहाँ पर नेसेसरी है, तो ये चीज़ एड ऑन हो गई ना कि इस रीज़न की वजह से शी मस्ट बी एट स्कूल बाय नाउ. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मस्ट. शुड का यूज नहीं करना यहाँ पर, मस्ट का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि आपको इट पास 9 o'clock एक टाइमिंग दे दी, एक रीजन दे दिया. सी पार्ट, इट डैश बी क्वाइट कोल्ड इन द माउंटेन्स इवन इन समर. ठीक है, कैन एंड कुड. देखो कैन एंड कुड का यूज होता है, कैन का और कुड का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए या फिर परमिशन के लिए. कैन में आप यूज़ करते हैं पोलाइट वे में परमिशन ले रहे हैं. ठीक है, किसी से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में आप पूछ रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं कुड का. कैन थोड़ा इनफॉर्मल होता है, बट यहाँ पर तो परमिशन नहीं ले रहे, यहाँ पर तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं. तो जब भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं हम यूज़ करते हैं कैन. पॉसिबिलिटी के चांसेस पॉजिटिव होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं. कुड में पॉसिबिलिटी थोड़ी वीक हो जाती है. ठीक है, अब इस सेंटेंस को पढ़ के समझो कि क्या पॉसिबिलिटी वीक है या फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं. इट डैश बी क्वाइट कोल्ड इन द माउंटेन्स इवन इन समर. समर में भी, यानी कि समर टाइमिंग में भी इट डैश बी क्वाइट कोल्ड, बहुत ठंड होती है माउंटेन्स में. तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है? समर में क्या वहाँ पर माउंटेन्स में ठंड नहीं होती? इट कैन बी क्वाइट कोल्ड इन द माउंटेन्स इवन इन समर. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हिली एरिया है, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पर
ठंड बहुत होती है. सो इट कैन बी क्वाइट कोल्ड. तो कुड पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत कम होते हैं, वीक हो जाते हैं. कैन में पॉसिबिलिटी हमारी शो होती है, मतलब पॉसिबिलिटी हाई होती है. ठीक है, तो इट कैन बी क्वाइट कोल्ड इन द माउंटेन्स इवन इन समर. डी, दे डैश नॉट एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट परमिशन. ठीक है, ये तो ईजी है, ये आप कर लेंगे. सेंटेंस को रीड करके ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर यूज होगा मस्ट. मे तो यहाँ पर यूज होगा ही नहीं. दे डैश नॉट एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट परमिशन. एक तो एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, विदाउट परमिशन आप जा नहीं सकते, तो ये दोनों चीज़ें कंपल्सरी है, नेसेसरी हैं, तो हम यूज़ करेंगे मस्ट का. ओके, दे मस्ट नॉट एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट परमिशन. डैश कैन स्लैश कुड यू हेल्प मी विद माई मैथ्स होमवर्क. तो अभी बताया था कैन एंड कुड का यूज़, कि कुड में हम पोलाइट वे में पूछते हैं, कैन इनफॉर्मल हो जाता है. तो आपको अपना काम करवाना है, आपको मैथ्स का होमवर्क करना है, आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो आप उसको पोलाइट वे में पूछेंगे, कुड यू हेल्प मी विद माई मैथ्स होमवर्क. ओके, ऑल राइट स्टूडेंट, आई थिंक आपको 6 क्वेश्चन समझ आ गया होगा. एंड स्टिल आपके डाउट हो अगर, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. चूज अ preposition फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. लिस्ट है आपकी टू, अंडर, एट, फ्रॉम. ठीक है, तो ये वाले जो आपके prepositions हैं, ये प्रैक्टिस पेपर 1 से थोड़े इजी हैं. द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट डैश 8 PM. तो देखो, द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 8 PM, करेक्ट है, बट फ्रॉम 8 PM टू 10 PM, यानी कि फ्रॉम का यूज होता है, तो उसके बाद टू का यूज भी होता है. ठीक है, कि इतने टाइम से स्टार्टर इतने टाइम तक ओवर होगा. ठीक है, तो फ्रॉम के साथ टू भी यूज होगा, अदरवाइज फ्रॉम का यूज इस सेंटेंस में तो नहीं होगा. द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट डैश 8 PM. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एट 8 PM. ओके, द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट एट 8 PM. B part, this gift is dash my grandparents. This gift is from my grandparents. ठीक है, grandparents ने दिया है from. C part, the cat is sleeping dash the chair. Under the chair. ठीक है, easy है. We are looking forward dash the weekend. देखो, looking forward verb के साथ ing लग गया, forward है, तो हमेशा आपको यूज करना है to. We are looking forward, for नहीं होता, we are looking forward to the weekend. Okay, verb के साथ ing, looking, gerund, then forward है, तो आपको यूज करना है to. Okay students, 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका एडिटिंग ओमिशन वाला. ठीक है, मतलब एडिटिंग करनी है आपको. The passage below has not been edited. There is an error in each line against which a blank is given. ठीक है, इनकरेक्ट को लिखना है, फिर आपको उसको करेक्ट करके बताना है. तो पहले रीड करते हैं कि ये पैसेज पास्ट में है या प्रेजेंट में. लास्ट वीक आई गोज टू द जू विद माई फैमिली. लास्ट वीक है, तो यानी कि ये जो सेंटेंस, ये जो पैसेज है आपका पास्ट में होगा. एंड पास्ट में जब होगा तो जितनी भी आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में दिखेंगे, आपको सबसे पहले उन्हीं को चेंज करना है. तो दोबारा से रीड करते हैं इसको. Last week I goes to the zoo with my family. It was an exciting day. तो देखो, इसमें एरर कहाँ पर है. I goes वर्ब के साथ s या es ऐड हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये तो सिंपल प्रेजेंट बन गया. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, बट हमारा ये जो पैसेज है वो पास्ट में है, तो हमें इसी को ही चेंज करना होगा. यही एरर है. तो गोस की जगह लिखना है, क्योंकि लास्ट वीक है, तो आप गोस की जगह लिखेंगे वेंट. तो इनकरेक्ट में आप लिखेंगे गोस एंड करेक्ट में आप लिखेंगे वेंट. ठीक है, एक सेकेंड. WENT, वेंट. नाउ नेक्स्ट इज, वी सॉ अ लॉट ऑफ एनिमल्स. वी ऑल्सो सी सम एलिफेंट्स दैट वर. ठीक है, वी सॉ अ लॉट ऑफ एनिमल्स. सॉ
पास्ट करेक्ट है. वी ऑल्सो सी सम एलिफेंट्स दैट वर. सी, देखो सी तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो तो पास्ट में नहीं है, तो आपको इसी को चेंज करना है. सी के रिप्लेस करके आपको लिखना है सॉ. So we also saw some elephants that were being fed by their caretakers. My little brother was being fed by their caretakers. तो देखो यहाँ पर है being feed, तो ये feed जो है ये भी चेंज होगा. पास्ट फॉर्म क्या होती है? fed. ठीक है, तो देखो ये वाला जो एरर डिटेक्शन है ये आपका प्रैक्टिस पेपर 1 से थोड़ा सा इजी है. So was fascinated by the monkeys who were jumping. तो fascinate है, तो आपको इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज, मतलब वर्ब की पास्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो fascinate का हो जाएगा fascinated. fascinate में आपको लिखना है fascinated, आपको इसको पास्ट में चेंज करना है. ed आप इसमें एड ऑन कर देंगे. From tree to tree, we ended our visit by eating ice creams and taking a lot of pictures to remember this special day. ठीक है, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, तो A, B, C, D आपको ये 4 एरर्स थे, इसमें से आपको आउट ऑफ 4 यू हैव टू डू एनी 3. ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको 8th क्वेश्चन समझ आ गया होगा. 8th क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होंगे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डाउट होगा. ये इजी पैसेज था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी लिटरेचर का है, 18 मार्क्स का आपका. ठीक है, 9th क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. सो जोडी देन वेंट टू द किचन. फर्स्ट कैरेक्टर से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो प्रोटैगनिस्ट है जोडी, तो ये जो चैप्टर था आपका जोडी एंड द फॉन से सीन पैसेज लिया है. ठीक है, इजी है ये पैसेज भी, इतना डिफिकल्ट नहीं है. जोडी देन वेंट टू द किचन, द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग. स्किम्ड का मतलब होता है टॉप लेयर को रिमूव करना, यानी कि मिल्क से क्रीम को रिमूव कर दिया. ठीक है, ही पॉर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड इट्स अ काइंड ऑफ अ यूटेंसिल, एक तरीके का बर्तन है जिसमें उन्होंने मिल्क को रखा. एंड ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और फॉन के सामने रख दिया. इट बटर्ड इट सडनली, स्मेलिंग द मिल्क, ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड का मतलब ये है कि जो फॉन था उसके लिए वो यूटेंसिल जो था वो यूजलेस था, बिकॉज उससे उस यूटेंसिल की हेल्प से उससे मिल्क पिया नहीं जा रहा था. ठीक है, तो इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, सो वो गॉड से वो मिल्क को अच्छे से पी नहीं पा रहे थे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, जोडी स्किम्ड द क्रीम ऑफ द मिल्क एंड पॉर्ड मिल्क इनटू अ डैश फॉर द फॉन. सो फॉन के लिए उन्होंने मिल्क को किस में पॉर किया, किस में डाला, तो दैट इज गॉड. बट वो भी कुछ यूजफुल नहीं था, फॉन से उसमें दूध नहीं पिया जा रहा था. What difficulty did the fawn have at the end of the passage? कौन सी डिफिकल्टी जो थी वो फॉन ने फेस करी. ठीक है, तो क्या डिफिकल्टी फेस करी? इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, मीन्स कि उस गॉड से उस मिल्क को पिया नहीं जा रहा था, तो वो ये डिफिकल्टी थी फॉन के लिए. ठीक है, तो ये लास्ट सेंटेंस जो है ये करेक्ट आंसर है. थर्ड है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स रिमूव्ड द टॉप लेयर. तो अभी समझाया स्किम्ड. देखो ये आपने अपने साइंस के चैप्टर में फिल्ट्रेशन में रीड किया होगा. ठीक है, स्किम्ड जिसमें फिल्ट्रेशन वाला चैप्टर था, तो उसी में ही है. स्किम्ड मीन्स कि आपने टॉप लेयर को रिमूव कर दिया, मिल्क से क्रीम को अलग कर दिया. सो रिमूव द टॉप लेयर, करेक्ट आंसर इज स्किम्ड. ठीक है, सो थर्ड का करेक्ट आंसर है स्किम्ड. सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन 9th जो है पैसेज सीन पैसेज समझ आ गया होगा. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन. रीड दी stanza given below and answer the questions that follows. ठीक है, do any two. सो अगेन इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं. When the jet sprang into the sky, देखो ये जो स्टेंजा है ये आपकी पोम
कौन सी पोम से है? ये है ज्योग्राफी लेसन, ठीक है। सो ज्योग्राफी लेसन से है, ये बहुत अच्छी पोम है एंड इजी है, ऐसी कोई डिफिकल्ट नहीं है। ज्योग्राफी लेसन बाय जुल्फिकर घोष, ठीक है। जुल्फिकर घोष ने लिखी है। जैसे लास्ट प्रैक्टिस पेपर में आपकी द लास्ट बार्गेन थी बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और प्रैक्टिस पेपर 2 में आपको जुल्फिकर घोष की पोम ज्योग्राफी लेसन गिवन है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. देखो, haphazard का मतलब होता है unplanned, ठीक है, जो रैंडम हो गया, जो चीज़ रैंडमली हो जाती है, आपने प्लान नहीं करी, अनप्लान्ड चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं हैपहैज़र्ड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अक्रेंस सेट्स द सीन फॉर द पोम्स डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव। देखो डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव का मतलब होता है कि जब पोम में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन होते हैं या पोम को रीड करके आपको ऐसे लगता है कि आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं, यानी कि अगर नेचर की ब्यूटी है, नेचर पर बेस्ड पोम है, या अगर इस पोम की बात करें ज्योग्राफी लेसन, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव का यूज़ किया है पोएट ने, जिसमें आप फील कर सकते हैं, आप सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आप अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी पोम है जिसमें आपको ऐसे वर्ड्स गिवन होंगे जैसे साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स और स्मेल ऑफ सॉइल, इस तरीके के जब भी पोम में वर्ड्स होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव है, जहाँ पर हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ आप फील कर सकते हैं कि जैसे ही जेट स्काई में जा रहा है तो 6 माइल मतलब 6 इंचेस के छोटे छोटे आपको हाउसेस दिख रहे हैं, ग्राउंड दिख रहा है। तो यानी कि जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी चीज़ें आपको छोटी छोटी डिवाइडेड दिखेंगी, ठीक है, कि किस तरीके से डेवलप्ड है, ठीक है। 6 इंचेस की इतनी छोटी छोटी दिख रही हैं उनको, जो चीज़ अर्थ में इतनी बड़ी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंचेस में उन्हें दिख रही हैं। सो विच occurrence set the scene from the poem descriptive narrative? The break of dawn in the urban landscape, the beginning of the poet's creative process, the aircraft descending into the sky, the onset of bustling urban activity. तो फर्स्ट में ही है when the jet sprang into the sky. So correct is the aircraft ascending into the sky. जैसे ही वो स्काई में जा रहा है, ठीक है, तो आप फील कर सकते हैं, इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं, तो वो है डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव। वट एस्पेक्ट ऑफ द सिटी इज हाईलाइटेड व्हेन सीन फ्रॉम द स्काई। जब आप इतने माइल्स ऊपर आ चुके हैं तो अब आप देख रहे हैं सिटी को, तो कौन सी चीज़ें, कौन सा एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया है इसमें? सिटी की वास्टनेस को, डेवलप्ड पैटर्न को, नेचुरल ब्यूटी को, या फिर ट्रैफिक एंड कंजेशन को। देखो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है थर्ड में, हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करिए कि कितनी सारे पैटर्न में हमको सिटीज़ या ग्राउंड या अर्थ हमें दिख रही है पैटर्न में, डेवलपमेंट पैटर्न। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, इट्स डेवलपमेंट पैटर्न। थर्ड क्वेश्चन लास्ट है ये, द फ्रेज स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। जो इतने माइल्स, बड़े बड़े डिस्टेंसेस में चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो हाउसेस हैं या कोई एरिया है, वो 6 इंचेस के दिख रहे हैं जब आप स्काई में पहुंच चुके हैं। व्हेन सीन फ्रॉम द स्काई, जब आप ऊपर से देख रहे हैं नीचे चीज़ें, तो वो आपको माइल्स वाली चीज़ें बहुत इंचेस में दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल्स, ये क्या दिखा रहा है? ये पोइट का क्या व्यू पॉइंट दिखा रहा है? सजेस्टेड व्हाट अबाउट द पोइट्स व्यू ऑफ द सिटी? इट लुक्ड वेरी डिटेल्ड। सिटी बहुत डिटेल्ड, आप ऊपर जाके स्काई में जब आप चले जाते हैं तो क्या आपको डिटेल्ड में चीज़ें दिखती है, बहुत जूम करके? इट सीम्ड मच स्मॉलर देन इट इज, इट अपीयर्ड डिस्टॉर्टेड, इट वॉज अनक्लियर एंड फॉगी। देखो इट सीम्ड मच स्मॉलर देन इट इज़, तो जितनी वो एक्चुअल हैं उस एक्चुअल डायमेंशन से बहुत छोटी हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। इट सीम्ड मच स्मॉलर देन इट इज़,
सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, ऑल राइट स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 स्टेंजा क्लियर होगा. ओके, किसी में कोई डाउट नहीं होंगे. अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप मुझे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. If you like this video, if you like this content, do subscribe our channel and don't forget to like this video. Okay, thank you.